पार्लियामेंट्री लोकसभा हिंदी डिक्टेशन गति 160 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, अलीगढ़ में विश्वविख्यात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है जो पूरे विश्व में मुस्लिम समाज के लिए शिक्षा का प्रेरणा स्रोत है। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने सन 1872 में माओ कॉलेज के रूप में की। सर सैयद अहमद खान मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा देने के पक्षधर थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत सन 1920 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके बाद यह विश्वविद्यालय पूरे विश्व में एक महान शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित होता चला गया। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 1972 के अनुसार अल्पसंख्यक से इसके हक छीनने का प्रयास हुआ और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का इस अधिनियम द्वारा अल्पसंख्यक रूप नहीं दिया गया। सन 1972 से लेकर आज तक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक स्वरूप देने के लिए तथा सर सैयद अहमद खान के सपनों को साकार करने के लिए अपनी लड़ाई लड़ता चला आ रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 1972 में परिवर्तन करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत इसे अल्पसंख्यक संस्था घोषित किए जाने के लिए सरकार को निर्देशित करें। आज हमारे बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आया है कि करीब 5000% शिक्षित कार्यरत शिक्षक जो उत्तर प्रदेश में सहायता निधि प्राप्त स्कूलों में कार्यरत हैं, वे वेतन का मुद्दा शिक्षा का अधिनियम 2009 के अनुसार हमारे देश में 14 वर्ष से बड़े बच्चों को प्राथमिक व माध्यमिक स्तर की शिक्षा देना केंद्र एवं प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है। हर बच्चे का मौलिक अधिकार बगैर शिक्षकों के पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं इन शिक्षकों की बात नहीं कर रही हूँ जो बिना शिक्षा के ही यह काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पर अपने जिले की बात कहना चाहती हूँ। 1 दिसंबर 2006 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 1000 जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में लेने का निर्णय लिया था। इस सूची में मेरे संसदीय क्षेत्र के करीब 14 विद्यालय शामिल किए गए। इस निर्णय का स्वागत हुआ, परंतु आज 6 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश के लगभग 5000 शिक्षकों को उचित वेतन नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान कई शिक्षक रिटायर हो गए, कुछ भगवान के पास चले गए हैं और उनके परिवार टूट गए हैं। मेरे जिले के केवल 11 शिक्षकों को वेतन मिल रहा है और 85 ऐसे शिक्षक हैं जिनको 6 वर्ष बाद भी वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है। विराम। महोदय, यही हाल मैं समझती हूँ कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी होगा। उनमें से कोई शिक्षक अपनी संस्थाओं में 15-20 वर्षों से प्रशिक्षित नियुक्ति के बाद भी सेवारत है। उन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। मेरी आपकी माध्यम से सरकार एवं प्रदेश सरकार से यह मांग है कि कम से कम आज के दिन इस बात को महत्व दें और तत्काल आवश्यक कार्रवाई करके सहायता प्राप्त निजी स्कूल अध्यापकों को लंबित वेतन दिया जाए। विराम। उनको मुख्यधारा में शामिल करके बच्चों के लिए आगे भविष्य सुनिश्चित किया जाए। प्राथमिक शिक्षा के लिए संसाधन की व्यवस्था के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि विद्यालय भवनों की कमी है। जर्जर हालत में स्कूलों के भवन आज अपनी रोती हुई दास्तां सुनाते हैं। आज भी बच्चे खुले आसमान के नीचे शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर हैं और कई जगह टेंट लगाकर स्कूल चलाए जाते हैं। विद्यालयों में शिक्षकों की बहुत कमी है। शिक्षकों की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। उनके वेतन को देखा जाए तो एक चपरासी से भी कम वेतन उन्हें प्राप्त होता है। उसे शिक्षक नहीं शिक्षाकर्मी बना दिया गया है और निश्चित ही आज उनकी बहुत दुर्दशा है। ऐसी स्थिति में शिक्षा की दिशा में हम कहां तक सुधार ला सकते हैं? विद्यालय में पढ़ाई की सामग्री की कमी, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, खेलकूद का मैदान इत्यादि समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। विराम। महोदय, सबको शिक्षा सबके लिए समान शिक्षा जैसे नारे कब से लगाए जा रहे हैं, पर आजादी के इतने वर्षों बाद भी प्राथमिक शिक्षा के स्तर में कोई बड़ा बदलाव आया हो ऐसा मुझे नहीं लगता है। देश के अधिकतर राज्यों में स्कूली छात्र अपनी कक्षा में अपेक्षित ज्ञान से बहुत पीछे हैं। गांव और शहरों के सरकारी स्कूलों को जो दशा है वह किसी से छिपी नहीं है। स्कूल हैं तो कमरे नहीं हैं। स्कूलों में शौचालय व पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। वहां ब्लैक बोर्ड व चाक भी नहीं है। आज हमारी शिक्षा प्रणाली से जुड़े ये कटु सत्य हैं। अगर शिक्षक हैं तो वे नियमित रूप से स्कूल नहीं आते हैं या उनकी संख्या इतनी कम है कि वे सब बच्चों पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते। एक सरकारी सर्वेक्षण की रिपोर्ट
बताती है कि करीब देश भर में 32,000 स्कूलों में एक भी अध्यापक नहीं है और 1.5 लाख स्कूलों में मात्र एक शिक्षक है। जब तक प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर नींव मजबूत नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। विराम। माननीय ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार द्वारा सदन में यह घोषणा की गई थी कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से 300 की आबादी वाले गांवों मंजरों को विद्युतीकरण किया जाएगा, किंतु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सदन में घोषणा के बावजूद अभी तक उक्त घोषणा को पूरा नहीं किया गया है। देश के भिन्न भिन्न प्रांतों सहित उत्तर प्रदेश से मेरे लोकसभा क्षेत्र के गांवों मजरों की पूरी विस्तृत योजना बनकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को वर्ष 2010-11 में 2 वर्ष पूर्व भेजी गई है, किंतु अभी तक वित्तीय स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा नहीं दी गई है। मैंने भी अपने क्षेत्र में असेवित ग्रामों को विद्युतीकृत किए जाने के संबंध में जनता को आश्वासन दे दिया था, पर वित्त स्वीकृति जारी न होने के कारण सरकार द्वारा सदन में की गई घोषणा कार्य रूप में परिणत नहीं हो पाई है। 15वीं लोकसभा के कार्यकाल में कुछ ही माह बचे हैं। विराम। 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना केंद्र सरकार ने लागू की। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने सभी मजरों के विद्युतीकरण के लिए धनराशि की मांग की थी। उस समय केंद्र सरकार ने कहा था कि सभी प्रदेशों में सभी गांवों का विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो जाए तो मजरों के विद्युतीकरण किए जाने की स्वीकृति दी जाएगी। खेद की बात है कि कई प्रदेशों में मजरों की विद्युतीकरण कार्य को मंजूरी दे रही है, परंतु उत्तर प्रदेश को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है, जबकि उत्तर प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। वर्ष 2009 को 1 लाख से ज्यादा मजरों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश ने दिया, परंतु केंद्र सरकार ने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के अलावा किसी और जनपद की स्वीकृति नहीं दी है। इन सब के कारण अनुसूचित जाति के कई हजार गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है और ट्रांसफार्मर बन गए, परंतु उन पर से कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र के इलाकों में कई गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंचती है एवं जहां पर दलित बस्तियां हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं और बच्चों का पठन पाठन का कार्य भी प्रस्तावित हो रहा है। कई जगहों पर खंबे लग गए हैं, परंतु उन पर तार नहीं बिछाए गए हैं। सरकार से अनुरोध है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को समुचित ढंग से एवं समय पर इसके क्रियान्वयन के लिए प्रयास किए जाएं। विराम। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। केंद्र सरकार द्वारा जो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना चलाई जाती है, उसमें बिहार की बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस उद्देश्य से देश में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का आरंभ किया गया था, उसमें हम काफी दूर हैं। विशेषकर बिहार में इसकी स्थिति और भी दयनीय है। विराम। आजादी के 66 वर्ष बाद भी आज बिहार राज्य के आधे गांवों में अभी भी बिजली नहीं है। बिहार के कई गांवों में बिजली की बात तो दूर, वहां बिजली के खंभे तक नहीं है और लगभग 22,000 गांवों के लोग अभी भी अंधेरे में रात काटने पर विवश हैं। वर्ष 2005 के बाद बिहार राज्य में बिजली की मांग दोगुनी हो गई है। वर्तमान समय में बिजली की मांग 2,500 मेगावाट से लेकर 3,000 मेगावाट है, परंतु आपूर्ति 2,000 मेगावाट से कम ही हो रही है। बिजली आपूर्ति में कमी की मार बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग झेल रहे हैं। दादर नगर हवेली में एक व्यक्ति 12,000 यूनिट का औसत इस्तेमाल कर रहा है, जबकि बिहार में सिर्फ 122 यूनिट का उपयोग एक व्यक्ति करता है। बिहार में बिजली उपकरणों की दशा भी अत्यंत चिंताजनक है। जो ट्रांसफार्मर जल आते हैं, उनको ठीक करने में महीनों लग जाते हैं। लोकसभा में मेरे प्रश्न का उत्तर में बताया गया है कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बिहार में 6,000 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, जिसमें से लगभग 300 ट्रांसफार्मर मेरे संसदीय क्षेत्र में जले हुए हैं, जिसे जनहित में बदलकर उच्च क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता है। परंतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की नीतियों के बीच बिजली कंपनियां इन ट्रांसफार्मरों को नहीं बदल पा रही है। इसलिए सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बिहार राज्य को मांग के अनुसार पर्याप्त बिजली की आपूर्ति की जाए तथा संसदीय क्षेत्र के साथ साथ बिहार राज्य के जले ट्रांसफार्मरों को यथाशीघ्र बदलने और उन्हें ठीक करने की कृपा की जाए। विराम। सही मायने में बिजली सुधार के नाम पर राज्य विद्युत बोर्डों के घाटे को पूरा करने के अलावा और कोई मकसद नहीं है।
राज्य विद्युत बोर्ड के जो घाटे हैं उनका प्रमुख कारण भ्रष्टाचार, अकुशलता, कुप्रबंधन, उचित और आधुनिक तकनीकी का अभाव है। इन सब अभावों से इस देश में 40% बिजली की हानि हो रही है। विराम। कैसी लगी आपको डिक्टेशन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।